गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अनुज यादव सर आप लोगों के बीच फिर अपने ग्रामर का क्लास लेके आया हूँ। ग्रामर के क्लास में मैंने आपको कल पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया था, सिंपल पास्ट टेंस। तो सिंपल पास्ट टेंस में कुछ रूल भी मैंने बताया था, जिसमें पहला रूल था क्या कि यदि सेंटेंस का फर्स्ट एक्शन पास्ट हो तो सेकेंड एक्शन भी पास्ट होता है, लेकिन सेकेंड एक्शन में यदि कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। दूसरा रूल मैंने आपको बताया था क्या कि इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ प्रॉपर टाइम, इट इज़ एग्जैक्ट टाइम के बाद आने वाला जो क्लाउज होता है वो हमेशा सिंपल पास्ट टेंस में होता है। तीसरा रूल में मैंने बताया था कुछ ऐसे ग्रामर में कुछ ऐसे एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं जिनका यूज यदि किसी भी सेंटेंस में हो जाए तो वह सेंटेंस हमेशा सिंपल पास्ट टेंस में जाता है। लास्ट नाइट, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, द डे बिफोर, यस्टरडे, प्रीवियस डे, ये सारे एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं। किसी भी एडवर्ब ऑफ टाइम का यूज सेंटेंस के या तो शुरू में होता है या तो सेंटेंस के लास्ट में होता है ना। इसके बाद मैंने आपको बताया था क्या कि नेक्स्ट रूल हमारा था कि यूज टू का यूज टू के बाद यूज टू का यूज हैबिट बतलाने के लिए होता है, और इसका यूज जब किसी भी सेंटेंस में हो तो हम देखते होंगे कि यूज टू के बाद कभी बिफोर होता है, कभी भी1 होता है। ठीक है, तो इसका अंतर क्या है कि यदि बी वर्ब मौजूद हो सेंटेंस में तो बी वर्ब क्या होता है, इज, एम, आर, वाज, वेयर, तो उसी सेंटेंस में यूज टू के बाद हमेशा बिफोर होगा। लेकिन जब बी वर्ब नहीं हो तो उस स्थिति में भी1 होगा। क्यों भी1 होगा? क्योंकि यहाँ पर जो यूज टू आता है वो एक प्रकार का मॉडल वर्ब होता है। ठीक है, और मॉडल वर्ब कोई भी किसी भी मॉडल वर्ब के तुरंत बाद मेन वर्ब हमेशा भी1 ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट रूल हमारा आते हैं। अगला रूल देखिए, कंडीशनल सेंटेंस से रिलेटेड रूल है। अब कंडीशनल सेंटेंस से रिलेटेड रूल है तो आप लोग को मैंने शुरू में ही बताया था कि कंडीशनल सेंटेंस से रिलेटेड टोटल ग्रामर में 3 रूल्स पढ़ना है। तीनों रूल में सबसे पहला रूल मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में बताया था। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में मैंने पहला रूल आपको बताया। उसके बाद दूसरा रूल उसी समय हम बताए थे कि दूसरा रूल आपको हम बताएंगे सिंपल पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस में, और उसके बाद तीसरा रूल पढ़ना है आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज मैं आपको तीनों कंडीशनल सेंटेंस पढ़ा ही दूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। एक जगह तीनों हो जाएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको मैंने कंडीशनल सेंटेंस पढ़ाया था जिसका पहला रूल था। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहला रूल कंडीशनल सेंटेंस का क्या था, तो हेडलाइन हम दे देते हैं कंडीशनल सेंटेंस। तो कंडीशनल सेंटेंस का मतलब क्या होता है, वैसा सेंटेंस जिनके द्वारा शर्त बतलाए जाते हैं उस सेंटेंस को कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। और किसी भी कंडीशनल सेंटेंस में हमेशा कंडीशनल वर्ड मौजूद होता है जिसकी संख्या पूरे ग्रामर में टोटल 9 होता है। तो कौन कौन से कंडीशनल वर्ड होते हैं ये भी देखने की चीज है। इफ, unless, until, in case, as soon as, so long as, when, before, after, ये 9 कंडीशनल वर्ड हमारे हैं। और इनका रूल क्या कहता है कि यदि कभी भी किसी सेंटेंस में कंडीशनल वर्ड मौजूद हो तो उसी सेंटेंस में हमेशा 2 प्रकार का क्लाउज जुड़ा होता है, जिसमें कंडीशनल वर्ड के तुरंत बाद का जो सटा क्लाउज है वो हमेशा होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, जबकि उसी से सटा दूसरा क्लाउज जो होता है वो होता है हमेशा सिंपल फ्यूचर टेंस। ठीक है, इससे 2-3 तो एग्जाम्पल भी देंगे तो ज़्यादा अच्छा से क्लियर होगा। यदि इसको घुमा के लिखा जाए तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम पहले कर देते हैं
और बीच में कर देते हैं कंडीशनल वर्ड, सॉरी सिंपल फ्यूचर टेंस को हम पहले कर देते हैं और बीच में कर देते हैं कंडीशनल वर्ड और उसके बाद हमारा आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो देखोगे यहाँ पर क्या, इसको याद रखने के लिए उपाय हम बताते हैं कि कंडीशनल वर्ड का यूज यहाँ सेंटेंस के शुरू में हुआ है, यहाँ सेंटेंस के बीच में हुआ है। तो कंडीशनल वर्ड का यूज सेंटेंस के शुरू में हुआ रहे या सेंटेंस के बीच में, इसके तुरंत बाद का जो सटा हुआ क्लाउज होता है, वह क्लाउज जो है वह हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस ही होता है, कभी भी सिंपल फ्यूचर नहीं होता है। बच गया हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस। यदि हम इसके बाद रख दें तो ऊपर वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा। क्या बोले, यदि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के बाद सिंपल फ्यूचर को रखें तो ऊपर वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा, या कंडीशनल वर्ड के पहले रख दीजिए, उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन इसके तुरंत बाद का क्लाउज सिंपल प्रेजेंट ही होता है, ये ध्यान में रखना है हमेशा, ठीक है। इससे दो एग्जांपल मैं दे देता हूँ। हम कहते हैं कि आई shall help you if you will come here। तो इस सेंटेंस को देखना है, आप बताना है कि इसमें कंडीशनल वर्ड शुरू में हुआ है कि बीच में, यानी नो डाउट इफ बीच में आया है, यानी हम क्या बोले कि इफ के तुरंत बाद हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस, और सिंपल प्रेजेंट में कभी भी विल का यूज नहीं होता। गलत हमारी वहाँ है। इसी को घुमा के दिया जा सकता है। उसी से मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ। If you will reach Delhi, you will inform me। यहाँ पर भी वही चीज देखिए कि if शुरू में दे दिया गया है, वहां बीच में नहीं है, तो शुरू में दिया है तो इसके बाद भी यहाँ पर will का यूज नहीं होगा। यानी कि देखना क्या है कि कंडीशनल वर्ड के तुरंत बाद कभी भी किसी मॉडल वर्ब का यूज नहीं होता है, चाहे वो शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड कुछ भी क्यों ना, ठीक है। तो ये हमारा कंडीशनल सेंटेंस का पहला स्ट्रक्चर है। उतार लीजिएगा स्टूडेंट्स लोग। चलिए अब कंडीशनल सेंटेंस का दूसरा स्ट्रक्चर आप लोग के बीच हम शेयर करते हैं। कंडीशनल सेंटेंस का दूसरा स्ट्रक्चर क्या है, तो देखिए कंडीशनल सेंटेंस के दूसरे स्ट्रक्चर को सपोजिशनल सेंटेंस कहा जाता है। सपोजिशनल सेंटेंस, सपोजिशनल जो है ये वर्ड बना है सपोज से, और सपोज का हिंदी अर्थ होता है कल्पना करना, ठीक है, यानी जहां पर कल्पना किया जाए। तो सपोजिशनल, जिस प्रकार से कंडीशनल वर्ड में, कंडीशनल सेंटेंस में कंडीशनल वर्ड मौजूद होते थे, ठीक उसी प्रकार से सपोजिशनल सेंटेंस में भी सपोजिशनल वर्ड मौजूद होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? इफ, एज इफ, as though, I wish, you wish, they wish, ठीक है। if, as if, as though, I wish, we wish, you wish, they wish। तो ये सारे हमारे कंडीशनल सपोजिशनल वर्ड्स हो गए। अब जिस सेंटेंस में ये सपोजिशनल वर्ड मौजूद हो उस सेंटेंस को कहते हैं सपोजिशनल सेंटेंस। अब देखिए सबका अपना अपना रूल है। इफ का अलग रूल है, एज इफ और एज दो का अलग रूल है, ठीक है।
आई विश, वी विश, यू विश, दे विश का अलग रूल है। सबको मैं बारी बारी से आपको बताऊंगा। टोटल 4 या 5 स्ट्रक्चर्स हमारे बन जाएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी में मैं आपको कुछ बताऊंगा, इन्वर्सन भी है ना। तो देखा जाए कि सबसे पहला इफ से रिलेट कौन सा वर्ड है, तो इसको पहले उतार लीजिए ताकि आगे हम बढ़ा सकें। तो देखिए, कंडीशनल सेंटेंस का सेकेंड रूल में आपको हम बता रहे हैं क्या, जो आपको हम बोलते हैं उसको बढ़िया से सुनिएगा, दिमाग में बैठ जाएगा। भूतकाल में किए गए इच्छा या कल्पना, हम क्या बोल रहे हैं भूतकाल में, भूतकाल मतलब होता है पास्ट। पास्ट में यदि हम किसी प्रकार का इच्छा रखें, अभी हम इच्छा कर रहे हैं कि पास्ट में यदि ऐसा होता तो वैसा हो जाता, क्योंकि कल्पना करने की ही बात है, यहाँ सपोजिशनल सेंटेंस मौजूद है। तो हम क्या कर रहे हैं, भूतकाल में किए गए इच्छा या किसी प्रकार का कल्पना के रिजल्ट, परिणाम को दर्शाना हो तो हमेशा कंडीशनल सेंटेंस ऑफ रूल नंबर 2 का यूज किया जाता है। तो इसमें स्ट्रक्चर क्या होता है, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, दूसरे एक्शन में सब्जेक्ट प्लस कोड, कोड शुड, माइट प्लस बी। तो कंडीशनल सेंटेंस का दूसरा स्ट्रक्चर क्या है कि दूसरे स्ट्रक्चर में सबसे पहला स्ट्रक्चर है कि इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट तक हमारा जो है ये भूतकाल में किए गए कल्पना को बताता है। अब इसका रिजल्ट कौन बताएगा, तो रिजल्ट हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक बताएगा, ठीक है। देखना है क्या बोल रहे हैं डेफिनेशन इसका, कि भूतकाल में किए गए, पास्ट में किए गए इच्छा या कल्पना के परिणाम को, तो कल्पना इससे होगा हमारा और उसका परिणाम रिजल्ट इससे निकलेगा, को दर्शाने के लिए हमेशा इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर का, इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल हम देते हैं क्या, कि यदि तुम वहां गए होते तो मैं तुम्हें डांटा होता। तो इसको यदि हम बनाते हैं, यानी वहां तुम नहीं गए और अब मैं कल्पना कर रहा हूं कि तुम यदि वहां जाते तो मैं तुम्हें डांटता, ये कल्पना ना हुआ। तुम वहां जाते, ये कल्पना हो गया, और तो उसका रिजल्ट ये आता कि मैं तुम्हें डांटता, तो वो हमारा ये हो गया, ठीक है। तो यदि तुम वहां जाते तो मैं तुम्हें डांटता, तो इफ यू वेंट देयर आई वुड स्कॉल्ड यू, ठीक है। तो पहला है कल्पना क्या, इफ यू वेंट देयर, उसका रिजल्ट क्या आता, आई वुड स्कॉल्ड यू, मैं तुम्हें डांटता। इसी में यदि और एग्जांपल देना चाहें तो इसी को घुमा के भी हम लिख सकते हैं, आई वुड स्कॉल्ड यू, मैं तुम्हें डांटा होता, इफ यू वेंट देयर, यदि तुम वहां गए होते। तो हो जाएगा क्या, इसका एक और स्ट्रक्चर बन जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा कि सब्जेक्ट प्लस कोड, कोड शुड, माइट प्लस V1, और उसके बाद इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये भी हमारा ये स्ट्रक्चर है, सेम ही है, बात करने का तरीका हमारा केवल अलग हो जाता है। जैसे यदि तुम इस प्रश्न को हल किए होते तो तुम्हें 10 नंबर और मिले होते। इसको यदि बनाना चाहें तो यू would have got 10 more marks if you solve this question। अब यहां पर देखना है, इसको यदि हम 3 पार्ट में बांट दिए, A, B, C, नो इधर, तो यहां पर देखना है क्या कि इफ यू वुड हैव, चलिए वुड हैव गॉट नहीं देते हैं, यहां पर हम देते हैं
यू वुड, चलिए हैव गॉट, ध्यान देते हैं यहाँ पर इफ यू विल सॉल्व कर देते हैं, विल सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो यू वुड हैव गॉट 10 मोर मार्क्स, you would get 10 more marks if you will solve this question, तुम 10 नंबर और लिए होते, पाए होते यदि तुम इस प्रश्न को हल किए होते। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट यू है, यू के साथ वुड लगा है, वुड के साथ V1 ऑलरेडी गेट लगा हुआ है, अब उसके बाद 10 मोर मार्क्स हमारा ऑब्जेक्ट है, फिर आता है इफ के बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद देखिए V2 आएगा, लेकिन यहाँ दे दिए विल प्लस V1, तो यहाँ पर सॉल्व नहीं, विल सॉल्व नहीं होगा बल्कि होगा क्या, सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसको घुमा के लिख दिए हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इफ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन यू वुड गेट 10 मोर मार्क्स। तो ये हमारा कंडीशनल सेंटेंस का रूल नंबर 2 है। अब देखिए इसको हम इन्वर्सन में भी लिख सकते हैं। व्हाट इज इन्वर्सन, ये भी सोचने वाली बात है। तो इन्वर्सन होता क्या है, तो इन्वर्सन देखिए क्या होता है, मिटा देते हैं इसको, पहले सुन लीजिए, उतार लीजिए। अब देखिए इसको इन्वर्सन में कैसे लिखा जा सकता है। इन्वर्सन में कैसे लिखा जा सकता है, देखिएगा पहले ये देखो कि इन्वर्सन होता क्या है, तब जाकर यार क्लियर होगा। देखिए इन्वर्सन शब्द जो है ये इन्वर्स से बना है, और ION लग गया मतलब ये नाउन है। तो इन्वर्स शब्द से बना, इन्वर्स का मतलब होता है उलट जाना। तो उलट जाना, तो किसी भी सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें सब्जेक्ट होता है, फिर एक्सिलरी वर्ब होता है, फिर मेन वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर हुआ किसी सेंटेंस का। तो उलट जाना का मतलब क्या, सेंटेंस में ही इन्वर्सन लागू होगा, ये भी सोचना है। तो उलट जाना का मतलब क्या है कि उल्टेगा यदि केवल एक्सिलरी वर्ब उलट के सब्जेक्ट के पहले आ जाए, ठीक है, उसके बाद मेन वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, यानी इसमें क्या सब्जेक्ट के पहले केवल एक्सिलरी वर्ब आ गया। तो वैसे स्थिति में ये भी इन्वर्सन कहलाता है। लेकिन यदि एक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब दोनों सब्जेक्ट के पहले आ जाए, ठीक है, तो वैसे स्थिति में ये भी हमारा इन्वर्सन कहलाता है, चूंकि सब्जेक्ट और एक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब दोनों सब्जेक्ट के पहले आ गए। तो हम आपको क्या कहना चाह रहे हैं, जो समझना है कि इन्वर्सन होता क्या है। सेंटेंस का वैसा प्रकार जिसमें जो देखने में इंट्रोगेटिव लगता है लेकिन वास्तविक में वो इंट्रोगेटिव नहीं होता है, यानी सेंटेंस का वैसा प्रकार जिसमें सब्जेक्ट के पहले एक्सिलरी वर्ब आ जाए या एक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब दोनों आ जाए, फिर भी वह सेंटेंस इंट्रोगेटिव का रूप भाव न दे करके पॉजिटिव का भाव दे, तो वैसे वाक्यों को कहा जाता है इन्वर्सन सेंटेंस। क्या हम बोल रहे हैं, सेंटेंस का वैसा प्रकार जिसमें सब्जेक्ट के पहले या तो एक्सिलरी वर्ब या एक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब दोनों आ जाए, फिर भी वह सेंटेंस इंट्रोगेटिव का भाव न दे करके पॉजिटिव का भाव दे, तो वैसे सेंटेंस को कहा जाता है इन्वर्सन सेंटेंस। यानी इस स्ट्रक्चर को इन्वर्सन में हम लिख सकते हैं, यानी इन्वर्सन में लिख सकते हैं, यानी सब्जेक्ट के पहले एक्सिलरी वर्ब आ सकता है, वो उसका क्या स्ट्रक्चर होता है जो भी समझना है। बाकी इन्वर्सन की चर्चा मैं बाद में करूंगा आपसे एडवर्ब में, क्योंकि इन्वर्सन दो प्रकार का होता है, एक पार्शियल इन्वर्सन होता है, दूसरा कंप्लीट इन्वर्सन होता है। पार्शियल मतलब थोड़ा सा इन्वर्स हुआ,
कंप्लीट मतलब पूर्ण रूप से इन्वर्स हो गया। तो ये सब चर्चा मैं अगले क्लास में करूंगा, अगले दूसरे टॉपिक में। लेकिन फिलहाल आप ये समझिए कि इन्वर्सन होता क्या है। इन्वर्सन जो होता है उसमें सेंटेंस देखने में लगता है, उतार लीजिएगा इसको, सेंटेंस लगता है देखने में कि वह सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, लेकिन वो इंट्रोगेटिव नहीं होता है बल्कि पॉजिटिव होता है। चलिए इसको मिटाया जाए। अब आपको हम बता रहे हैं क्या कि कंडीशनल सेंटेंस का दूसरा स्ट्रक्चर जो होता है, उस दूसरे स्ट्रक्चर को इन्वर्सन में भी हम लिख सकते हैं। तो इन्वर्सन में लिखने का क्या तरीका है, इसका इन्वर्सन फॉर्म क्या है? इन्वर्सन फॉर्म, तो सबसे पहले इन्वर्सन फॉर्म में इफ को यहां से हटा देते हैं। ये जो मैं अगला स्ट्रक्चर बता रहा हूं ये बहुत ही हाई लेवल के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे सीजीएल हो गए, ठीक है, सीजीएल मेंस में ज़्यादातर रहता है, इसमें लोग फंसते भी। तो इन्वर्सन में क्या होता है कि इफ को सबसे पहले हम हटा देते हैं, और हटाने के बाद सब्जेक्ट के बाद सीधे V2 है, तो V2 को तो उठाकर नहीं ला सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ भी तो कोई ना कोई एक्सिलरी वर्ब होगा। तो एक्सिलरी वर्ब के रूप में यहाँ पर होता है शुड, ठीक है, शुड, और उसके बाद होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हमारा यहाँ चूंकि शुड लग गया तो वर्ब कभी भी V2 नहीं होगा, V1 हो जाएगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद जो स्ट्रक्चर है वैसा ही उतार देना है, शुड, माइट प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर हमारा बन गया कंडीशनल सेंटेंस का, पहला दूसरा स्ट्रक्चर का, तो उसे कहते हैं इन्वर्सन। जैसे हम पहला आपको एग्जांपल दिए थे, यदि तुम वहां गए होते तो मैं तुम्हें डांटा होता। उसको बनाना चाहे तो इससे बनाना चाहे तो हो जाएगा शुड यू गो देयर, आई वुड स्कॉल्ड यू, ठीक है। अब एक पॉइंट यहाँ पर देखने वाली चीज है, यहाँ पर शुड ऑलरेडी दे चुके हैं, तो यहाँ पर शुड कभी भी नहीं होगा, ठीक है। ये भी ध्यान देना है आपको कि यदि शुरू में यहाँ इन्वर्सन में दे दिए शुड, तो आगे शुड नहीं होगा, और 99.9% चांसेस होता है कि वहाँ पर वुड ही होता है। रेयर केस में कभी कोई दूसरा हो सकता है, 0.1% में, लेकिन वुड का ही यूज यहाँ पर होता है ज़्यादातर, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा स्ट्रक्चर हो गया। दूसरा एग्जांपल और दिए थे, यदि तुम इस प्रश्न को हल किए होते तो तुम 10 नंबर और पा लेते, उससे भी बना सकते हैं हम। तो क्या हो जाएगा, शुड यू सॉल्व दिस क्वेश्चन यू वुड गेट 10 more marks, ठीक है। तो दोनों तरीके से बन सकता है, इन्वर्सन भी इसका हो गया। अब आते हैं आगे सपोजिशनल सेंटेंस में। तो सपोजिशनल सेंटेंस क्या होता है ये थोड़ा सा लंबा चला जाएगा, इसलिए मैं अपने क्लास को अब अगले क्लास या अगला जो इसका टॉपिक है सपोजिशनल सेंटेंस वाला, ये उसको मैं अगले क्लास में बताऊंगा, क्योंकि अगला टॉपिक जो पढ़ाऊंगा तो उसमें पूरा क्लास ले सकता हूं मैं। तो अगले क्लास के लिए हम रहने देते हैं। अब इसी प्रकार से मैं अपना क्लास को आज स्टॉप करता हूं, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग सभी लोग वीडियो देख रहे होंगे। थैंक यू।